दोस्तों, आज की हमारी ये मूवी एक साइको सीरियल किलर के ऊपर आधारित है जिसने कई प्रोस्टिट्यूट्स का खून कर मीडिया में सनसनी फैला दी थी। कहानी की शुरुआत सियोल शहर से होती है जो साउथ कोरिया की राजधानी है। पिछले कई महीने से इस शहर की लड़कियां गायब हो रही थी, जिनमें एक दुल्हन भी शामिल थी जिसकी अगले दिन शादी होनी थी, जिनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। कहानी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से शुरू होती है और यहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो असल में एक धंधे वाली है। अपने क्लाइंट को पिक करने के बाद वो वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि सुबह होने तक उसकी कार अभी तक वहीं खड़ी है, मतलब वो वापस नहीं लौटी। फिर हम जुंग हो नाम के एक बेईमान रिटायर्ड पुलिस वाले से मिलते हैं जो असल में लड़कियां सप्लाई करने का काम करता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। पिछले दिनों उसकी 2 प्रोस्टिट्यूट्स लापता हो गई थी और वो ये जानना चाहता है कि वो खुद ये धंधा छोड़ रही हैं या कोई और कारण है उनके लापता होने का। इसीलिए वो अपनी लड़कियों को अलग अलग क्लाइंट्स के पास भेजता है कि अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगे तो वो उसे इन्फॉर्म करे। ऐसे ही एक लड़की जब अपने क्लाइंट के साथ होती है तब उन दोनों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि वो क्लाइंट अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड करना चाहता था, जिसका पता उस लड़की को लग जाता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी उस पर पीछे से हमला कर देता है जिसका पता जुंग हो को लग गया था क्योंकि लड़कियां गायब होने के बाद से वो अपनी लड़कियों पर नजर रख रहा था। और उस जगह पहुंचने पर वो देखता है कि उस लड़की ने आदमियों को अच्छे से धुन दिया है। वो लड़की जुंग हो से कहती है कि वो अब ये काम छोड़ना चाहती है क्योंकि इस काम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और अब तो लड़कियां भी गायब हो रही हैं, जिनमें से कुछ तो उसकी दोस्त थी। जुंग हो उसे समझाने के लिए कहता है कि वो लड़कियां खुद कहीं भाग गई हैं, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो उनमें से कुछ लड़कियों को जानती थी और वो भागने वाली लड़कियों में से तो बिल्कुल नहीं थी। उसे यकीन है कि उन लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है और वो काम छोड़कर चली जाती है। अब जुंग हो मी जीन नाम की एक लड़की को फोन करता है जो आज थोड़ी बीमार थी, लेकिन जुंग हो उसे फिर भी एक क्लाइंट के पास जाने को कहता है। मी जीन की एक 7 साल की बेटी है जिसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। बाद में जब जोंग हो की नजर उस क्लाइंट के नंबर पर जाती है जिसके पास वो मीजिन को भेज रहा था, उसे पता चलता है कि ये क्लाइंट असल में उसकी लापता हुई लड़कियों से मिलने वाला आखिरी क्लाइंट था और लड़कियों ने उस क्लाइंट के खिलाफ कई बार मारपीट की कंप्लेंट भी करी थी। इसीलिए वो मीजिन को फोन करके कहता है कि वहां पहुंचने के बाद वो उसे उस क्लाइंट का एड्रेस सेंड कर दे क्योंकि उसे शक है कि वो क्लाइंट शायद उसकी लड़कियों की तस्करी कर रहा है। जोंग हो मदद के लिए अपने पुराने पुलिस टास्क फोर्स से भी संपर्क करता है, लेकिन वो मदद नहीं कर सकते क्योंकि सियोल के मेयर पर एक आदमी द्वारा पॉटी से हमला किया गया था और सब उस आदमी को पकड़ने में बिजी हो गए थे। उधर वो क्लाइंट जिसका नाम योंग मीन है वो मीजिन को एक घर में ले जाता है जो असल में मिस्टर पार्क नाम के एक मूर्तिकार का घर था और काफी समय से खाली पड़ा था। ये बात मीजिन नहीं जानती, लेकिन वो सेफ्टी के लिए उस घर के दरवाजे पूरी तरह से लॉक नहीं करती और तभी उसकी नजर गार्डन में रखे फावड़े पर जाती है जिसके पास एक कुत्ता घूम रहा था। माहौल काफी सस्पिशियस लग रहा था। हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा हो जिसकी महक से वो कुत्ता वहाँ पहुँच गया। मीजिन उस क्लाइंट से बाथरूम यूज करने को कहती है ताकि वो जोंग हो को कॉल कर सके। जोंग हो अपनी कार ठीक उस क्लाइंट की कार के पीछे पार्क किए हुए था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो मीजिन को किस घर में लेकर गया है। इसीलिए वो मीजिन के मैसेज का वेट कर रहा है ताकि वो उसे सही एड्रेस भेज सके। लेकिन मीजिन जब बाथरूम में जाकर जोंग हो को उस घर का एड्रेस भेजने की कोशिश करती है, नेटवर्क ना होने की वजह से वो मैसेज सेंड नहीं कर पाती और जब वो उस बाथरूम की खिड़की खोलती है वहाँ उसे दीवार बनी हुई नजर आती है। अब मीजिन को डर लगने लगा था। उसी बाथरूम में उसे किसी के बाल भी दिखते हैं जो खून से सने हुए थे, जिसे देख वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो किसी तरह खुद को शांत करती है और बाहर आकर उस क्लाइंट से कहती है कि वो प्रिकॉशन कार में ही भूल गई है और वो बिना प्रिकॉशन उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। इसीलिए वो बाहर जाकर प्रिकॉशन लाने की बात करती है
ताकि वहां से भाग सके, जिस पर वो क्लाइंट उसे बाहर जाने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उसने मीजीन को बेहोश करके रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए हैं और फिर वो एक बैग से अलग अलग तरह के औजार निकालता है और उसे डराने के लिए कहता है कि एक लड़की जब चिल्ला रही थी उसने उसकी जीभ काट डाली। ये सुनकर मीजीन बिल्कुल शांत हो जाती है और तब वो उसके मुंह को खोल देता है और पूछता है कि वो जिंदा क्यों रहना चाहती है, जिस पर वो डर के मारे कुछ नहीं कहती। और जब उसे मारने के लिए छीना और हथौड़ी उठाता है, वो डरते डरते बताती है कि उसकी एक 7 साल की बेटी है और उसके अलावा उसका कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो आदमी उसको मारने के लिए छीना और हथौड़ी का यूज करने लगता है, लेकिन मीजीन अपना सर बार बार हिला रही थी, जिसकी वजह से वो उसे मार नहीं पाता। और एक बार तो इस वजह से उस आदमी के हाथ पर भी चोट आ जाती है और वो गुस्से में उसके सर पर हथौड़ा दे मारता है। उधर बाहर जुंग हो को जब मीजीन का मैसेज नहीं मिलता, वो खुद से उसकी लोकेशन ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक ओल्ड कपल योंग मिन से उस घर के असली मालिक मिस्टर पार्क के बारे में पूछताछ कर रहा है, लेकिन योंग मिन कहता है कि इस नाम का वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन वो कपल उस घर के कुत्ते को पहचानते थे। उन्हें थोड़ा शक होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगते हैं। योंग मिन तब घबरा जाता है कि कहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म न कर दे, इसीलिए वो उन्हें घर के अंदर बुलाता है और उनकी भी हत्या कर देता है। फिर वो उस कपल की कार को किसी और जगह पार्क करने के लिए घर से निकलता है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके, और तभी उसकी कार की टक्कर जोंग हो की कार से हो जाती है। जोंग हो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे अपना नंबर दे ताकि वो उसके नुकसान की भरपाई कर पाए, लेकिन वो आदमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपना नंबर देने में आनाकानी करने लगता है। वो तो बस किसी तरह से वहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था। काफी देर तक उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस भी होती है और ट्रैफिक जाम होने लगता है, जिस पर वो आदमी पीछे खड़ी कार के ड्राइवर से लड़ने लगता है। जोंग हो को कुछ गड़बड़ लगती है और तभी उसकी नजर जाती है उस आदमी की शर्ट पर जिसमें खून लगा हुआ था। उसे शक होता है और वो अपने फोन में सेव उस क्लाइंट का नाम बोलता है जो था योंग मिन, और फिर वो उस नंबर को डायल करता है और फोन की रिंग उसी आदमी के पास बजती है। योंग मिन कार से उतरकर भागने लगता है और काफी दूर तक भागने के बाद आखिरकार जोंग हो उसे पकड़ लेता है और बाद में उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। वो उससे जानना चाहता है कि उसका एड्रेस क्या है और लापता हुई लड़कियों के साथ उसने क्या किया, लेकिन योंग मिन उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस पर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ती है और उन्हें इस तरह से देख वो जोंग हो से उसकी आईडी दिखाने को कहता है जो उसके पास नहीं होती, और इसीलिए वो उन दोनों को मारपीट करने के जुल्म में अरेस्ट कर लेता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जोंग हो पुलिस वालों को बताने की कोशिश करता है कि योंग मिन असल में एक कातिल है, लेकिन इसका प्रूफ उसके पास नहीं होता। असल में उसके पास तो इस बात का भी प्रूफ नहीं था कि वो खुद एक फॉर्मर पुलिस वाला है, लेकिन जब पुलिस वाले योंग मिन से ऐसे ही तफरी में पूछते हैं कि क्या उसने सच में लड़कियों का खून किया है, तो वो बहुत ही लापरवाही से शर्माते हुए जवाब देता है और बताता है कि उसने अब तक 9 लड़कियों का कत्ल किया है। और जब उनका सीनियर आकर उससे इस बारे में दोबारा बातचीत करता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है मानो वो एक मानसिक रोगी हो, और फिर वहाँ उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी आ जाते हैं जिनके पास इस केस की जांच सौंपी गई थी। दोनों पुलिस विभाग के लोगों के बीच बहस होने लगती है कि इस हाई प्रोफाइल अनसॉल्व्ड मर्डर केस की जांच कौन करेगा, और कबूलनामे के बावजूद पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो योंग मिन को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकते। योंग मिन बताता है कि मीजीन जिंदा है, लेकिन पुलिस को उसकी इस बात पर भी शक था, और फिर वो पूरी डिटेल्स के साथ पुलिस को बताता है कि उसने किस तरह से उन लड़कियों को टॉर्चर किया और फिर मार डाला और उसके बाद जमीन में गाड़ दिया, और उसने 9 नहीं बल्कि 12 लड़कियों का खून किया है। जोंग हो डीएनए सैंपल्स लेने के लिए मीजीन के अपार्टमेंट में जाता है ताकि मीजीन के डीएनए को योंग मिन की शर्ट में लगे खून के डीएनए से मैच कर सके। वहां से वो मीजीन की बेटी यून जी को अपने साथ ले आता है क्योंकि घर में वो अकेली थी। उधर पुलिस वाले मीजीन को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि उसे वो मरा हुआ समझ रहे थे।
जबकि योंगमिन उन्हें बता चुका था कि मी जिन जिंदा है, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि वो पागल है और कुछ भी बक रहा है। उधर जोंग हो अपने तरीके से इस केस पर काम कर रहा था। उसे किसी तरह से योंगमिन की बहन के घर का एड्रेस मिल जाता है। उसकी बहन से उसे पता चलता है कि योंगमिन को अपने ही भतीजे का सर फोड़ने के जुर्म में 3 साल की सजा हुई थी। वहीं योंगमिन पुलिस के सामने सब कन्फेस कर रहा था, लेकिन उसका ये कन्फेशन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक वो ये सारा कबूलनामा जज के आगे ना करे। इसीलिए उसे कैमरे के आगे वो सब गुनाह कबूल करने को कहा जाता है, लेकिन वो कैमरे के आगे कुछ भी नहीं बोलता। अब उनके पास केवल 24 घंटे हैं। अगर वो उसे कुछ भी कबूल नहीं करवा पाए तो उन्हें योंगमिन को छोड़ना पड़ जाएगा। अब पुलिस वाले अपने अंदाजे से उन डेड बॉडीज को जंगलों में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उधर हम देखते हैं कि मी जिन जिंदा है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक और प्रोस्टिट्यूट से जुंग हो को ये भी पता चलता है कि योंगमिन असल में नपुंसक है, जो औरतों के साथ कुछ भी करने में असमर्थ था, लेकिन वो पैसों के लिए उसके साथ काफी अच्छे से पेश आती थी और इसीलिए योंगमिन चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। और जब पुलिस वाले योंगमिन से उसकी इस कमजोरी के बारे में सवाल करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा शक था कि शायद इसी वजह से वो लड़कियों का मर्डर कर रहा है, तो योंगमिन पुलिस वाले पर ही हमला कर देता है। जोंग हो के असिस्टेंट को एक कमरा मिलता है जहां कभी योंगमिन रहा करता था। जुंग हो को उस कमरे की दीवारों पर धार्मिक चित्र मिलते हैं। अब जोंग हो योंगमिन को इतना मारता है ताकि वो उन डेड बॉडीज का पता बता दे, और उन्हें गलत पता बताता है जहां से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, और मजबूरन उन्हें योंगमिन को रिहा करना पड़ता है, लेकिन 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे। उधर मी जिन भी भागकर एक शॉप पर आ जाती है और पुलिस वालों के साथ साथ जोंग हो को फोन करती है, लेकिन जोंग हो अपने फोन की रिंग नहीं सुन पाता। दुर्भाग्य से योंगमिन सिगरेट खरीदने के लिए उसी दुकान पर रुकता है जहां मी जिन रुकी हुई थी। उस दुकान की ओनर ये नहीं जानती कि वो आदमी असल में मी जिन का हमलावर है और उसी से मी जिन की मदद करने को कहती है। उस लड़की को बचाने के लिए वो उस औरत से बैट या फिर हथौड़ा मांगता है ताकि हमलावर के आने पर वो अपना और मी जिन का बचाव कर सके। और जैसे ही वो औरत उसके हाथ में हथौड़ा देती है, वो उस औरत के सर पर उसी हथौड़े से वार करके उसे मार डालता है और फिर उसी हथौड़े का यूज करके वो मी जिन को भी मार देता है। पुलिस के आने से पहले ही वो वहां से भाग चुका था। वो पार्क के घर वापस जाता है और मी जिन के कटे हुए सिर और हाथों को मछली के टैंक में रख देता है। वो उन बुढ़े कपल को भी दफनाकर मिस्टर पार्क के कुत्ते को मार डालता है। उधर जोंग हो एक चर्च जाता है और नोटिस करता है कि एक चर्च की मूर्ति योंगमिन के पुराने कमरे में देखे गए चित्रों से मेल खाती है। योंगमिन को उस चर्च के मेंबर से मिस्टर पार्क के घर का एड्रेस मिल जाता है और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि योंगमिन असल में मिस्टर पार्क का असिस्टेंट था। और फिर हम उसे ठीक उस घर के आगे देखते हैं जहां से योंगमिन तैयार होकर भागने की फिराक में था। जोंग हो उसे बालों से पकड़कर फिर से अंदर लाता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है और तभी जोंग हो की नजर उस फिश टैंक पर जाती है जिसमें मी जिन का कटा हुआ सर रखा हुआ था और मौका पाकर योंगमिन उस पर हमला कर देता है। एक बार वापस से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जोंग हो उस पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी वहां पुलिस आती है और योंगमिन को मारने से जोंग हो को रोकती है। योंगमिन को ले जाया जाता है। बाद में पुलिस उसी घर के यार्ड की खुदाई करके कई सारी डेड बॉडीज को निकालती है। मूवी जोंग हो के साथ समाप्त होती है, जो एक हॉस्पिटल में मी जिन की बेटी यूजिन का हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। अब बात करते कि योंगमिन, जिसका असल जिंदगी में नाम यू यंग चुल था, उसने इन लड़कियों की हत्या क्यों की? दोस्तों, अगर इस आदमी की हिस्ट्री देखी जाए तो ये काफी गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और इसने अमीर औरतों को निशाना बनाकर उनसे अपनी खुंदस निकाली थी। वहीं इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसे धोखा दिया, जो असल में एक वेश्या थी, जिस वजह से वो उन औरतों को अपना निशाना बनाता था जो प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी। और इसी तरह इसने कई बच्चों और बुजुर्ग लोगों की हत्याओं को भी अंजाम दिया था और फिलहाल वो अभी तक सियोल में जेल की सजा काट रहा है।